गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। सेल का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल को हम ब्रॉड एस्पेक्ट में दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जो कि काफ़ी बाद में आए हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्ली स्टेजेस में आए थे। और इन दोनों सेल में जो मेजर डिफरेंस है ये डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी जो होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सेल मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं और डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करते हैं ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स एक स्मॉल ऑर्गेनल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। मेम्ब्रेन्स की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो बेसिकली जो सेल होते हैं उनको आउटर इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स अगर हम बात करते हैं ये काफ़ी सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं एनिमल्स के अंदर, और ये सेलेक्टेड ही मटेरियल्स को एंट्री और एग्जिट देते हैं। और हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर को एक वेल शेप देने में हेल्प करता है इनका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जिसके अंदर जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर सेल ऑर्गेनल्स है उनमें से सबसे फर्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए के फॉर्म में मौजूद होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोल सकते हैं। और ये जो होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में मौजूद होता है सेल के अंदर, जो कि इंटेंगल्ड होता है और ये काफ़ी कंडेंस हो जाता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, और कंडेंस फॉर्म में हम लोग इसको क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक बहुत ही स्पेशल तरह के सेल ऑर्गेनल्स को फॉर्म भी करता है जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम जो होता है उसका बेसिकली फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। राइबोसोम जब न्यूक्लियोलस से बाहर आता है तो फ्रीली सस्पेंडेड होता है फ्लूइड जैसे सब्सटेंस के अंदर। इसके अंदर बाकी भी सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं जिनको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फिर ये जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो जाके अटैच भी हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको हम लोग एब्रिविएट कर सकते हैं ईआर से। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन पे ये अटैच होते हैं उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिन पे ये अटैच नहीं होते उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि इन राइबोसोम्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, और ये ट्रांसपोर्ट करके राइबोसोम्स को पहुँचाते हैं गोल्गी एपेरेटस के पास, और गोल्गी एपेरेटस को जिसको हम लोग गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और ये गोल्गी बॉडी जो होता है ये फंक्शन करता है इन प्रोटीन का पैकेजिंग करने में, मॉडिफिकेशन करने में, और मॉडिफाई करता है। मॉडिफिकेशन के दौरान ये कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी उस पर ऐड करता है जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और ये सूटेबल बनाता है प्रोटीन को ताकि वो सेल जो है उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कर सके डिफरेंट फंक्शन के लिए। और कुछ ऑर्गेनल्स की बात करें तो ऑर्गेनल्स में लाइसोसोम्स आते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली सेल को क्लियर करने का काम करते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल जो डैमेज हो गए हैं, वर्न आउट हो गए हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स को कभी कभी हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि कभी कभी ये लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आसपास में बिखर जाते हैं, और एक हेल्दी ऑर्गेनल्स, बहुत सारे हेल्दी ऑर्गेनल्स को भी ये डैमेज पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, तो प्लांट और एनिमल सेल्स में कुछ ऑर्गेनल्स का डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो है आपका सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है जबकि एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता है। सेल वॉल जो होता है रिजिड शेप देता है प्लांट को और एक टफ स्ट्रक्चर देता है प्लांट सेल को। दूसरी बात करते हैं ऑर्गेनल्स की, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसमें फूड प्रिपरेशन होता है, और ये जो फूड होते हैं वो एक स्पेशल तरह के ऑर्गेन में स्टोर किए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं
फूड वैक्यूल्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आती कहाँ से है। तो ये एनर्जी बेसिकली एक स्पेशल तरह के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जो दोनों सेल में मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है और इन एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये करेंसी है एनर्जी का जो कि सेल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो सेल के बारे में आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।